नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MPIC कैंपस पर। देखिएगा, लास्ट वीडियो में हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण पढ़ा था। सामान्य वर्गीकरण, इसके अलावा विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने भी विकास की अवस्थाओं को वर्गीकृत किया था, जिसमें हमने रॉस का वर्गीकरण, हरलॉक का वर्गीकरण, कोल का वर्गीकरण, सैले का वर्गीकरण, कॉल्सनेक का वर्गीकरण, जो भी प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे उन सभी का वर्गीकरण हमने पढ़ा है, जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण हरलॉक का माना जाता है। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के वर्गीकरण का हमारा लास्ट वीडियो था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, वो हमारा टॉपिक है गर्भावस्था। में विकास। ये हमारा टॉपिक है आज का, गर्भावस्था में विकास। जब हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद विकास की सामान्य तौर पर 3 और अवस्थाएं हैं जिनका अध्ययन बाल विकास में मुख्य रूप से किया जाता है, जैसे कि शैशवावस्था। शैशवावस्था में हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा ये मुख्य जो विषय है, उसका जो मुख्य पार्ट है बाल विकास, ये पूरा माना जाएगा। तो हम सबसे पहले जो बाल विकास की पहली अवस्था है, जो कि प्रारंभिक अवस्था है, जो कि जन्म से पूर्व की जो अवस्था है, अर्थात गर्भावस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। गर्भावस्था को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भी विकास की अवस्था के अंतर्गत काउंट किया है, और इस अवस्था का जो कार्यकाल है उसमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गर्भावस्था का जो समय काल है वो तो निश्चित रूप से गर्भधारण से और जन्म तक ही रहता है। तो गर्भावस्था विकास अर्थात अपन लिख सकते हैं गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। तो साथियों देखिएगा, इस अवस्था से जो पहला प्रश्न बनता है वो है गर्भकालीन अवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? गर्भकालीन अवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? सीधा सीधा इसका आंसर है कि गर्भकाल अवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में। कौन से 3 भाग हैं? नंबर 1 बीजावस्था। ये जो बीजावस्था है, इस अवस्था को हम भ्रूणिक या डिंबावस्था के नाम से भी जानते हैं। भ्रूणिक या डिंबावस्था के नाम से जानते हैं। देखिए, तीनों ही अवस्थाओं का गर्भकाल के अंदर जो 3 अवस्थाएं होती हैं, उन तीनों अवस्थाओं का भी एक निश्चित कार्यकाल होता है या निश्चित समयावधि होती है। तो ये जो पहली अवस्था है, इसका जो समय काल है वो है बीजारोपण, या कह सकते अपन गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक। तो बीजारोपण से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था है उसे किस नाम से जानते हैं? बीजावस्था, भ्रूणिक अथवा डिंबावस्था के नाम से जानते हैं। इसके बाद गर्भकालीन अवस्था की दूसरी अवस्था है उसे हम भ्रूणावस्था या पिंडावस्था या भ्रूण
की अवस्था के नाम से जानते हैं। तो ये जो दूसरी अवस्था है उसका जो समय काल है वो 2 सप्ताह से 2 माह तक रहता है। इस अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखें तो जो तीसरी अवस्था है उस अवस्था का नाम है गर्भकालीन शिशु की अवस्था। गर्भकालीन शिशु की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में शिशु का आकार प्रकार बन जाता है, इसलिए इसे गर्भकालीन शिशु की अवस्था कहते हैं। जन्म के बाद शिशु बोलते हैं, परंतु जन्म से पूर्व गर्भावस्था की इस अवस्था में जो तीसरी अवस्था है यानी 2 महीने के बाद की जो स्थिति है उसमें भी शिशु का एक आकार बन जाता है, इसलिए इसे गर्भकालीन शिशु की अवस्था कहते हैं। इसका जो समय काल है वो 2 सप्ताह, क्षमा चाहिए 2 माह से जन्म तक। गर्भकालीन अवस्था का साथियों आपको समय काल पता ही होगा। इसका जो सामान्यतः समय काल है, पूरी जो अवस्था है, अपन गर्भकालीन अवस्था की बात कर रहे हैं, इसका जो समय काल है यानी जो अवधि है वो 270 से 280 दिन सामान्यतः इसकी अवधि होती है, ये हम जानते हैं। फिर भी ध्यान के लिए इसकी न्यूनतम अवधि 180 दिन की होती है और अधिकतम 330 दिन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक प्रारंभिक परिचय था तीनों अवस्थाओं के बारे में और गर्भकालीन अवस्था के बारे में। ये ध्यान रखना है कि इसकी जो अवधि है 270 से 280 दिन, न्यूनतम 180 दिन मतलब 6 महीने के बाद शिशु का जन्म हो सकता है, हालांकि उसे अच्छा नहीं माना जाता है, और अधिकतम 330 दिन की अवधि हो सकती है। अब सभी जो तीनों अवस्थाएं, गर्भकालीन अवस्था की जो तीनों अवस्थाएं हैं उनको एक एक से देखते हैं। तो सबसे पहले बीजावस्था या भ्रूणिक या इसे डिंबावस्था के नाम से भी जानते हैं। डिंबावस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था से कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं हमें समझना चाहिए। पहला प्रश्न है कि ये अवस्था की अवधि कितनी होती है, तो गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था। इससे दूसरा प्रश्न हो सकता है कि इस प्रकार से पूछा जाए कि इस अवस्था में जीव का आकार किस प्रकार का होता है। तो इस अवस्था में जो जीव का आकार है, जीव के आकार की अपन बात करें तो जीव का आकार कैसा होता है, बीज के समान हो सकता है, या यूं कहें अंडे के समान। बीज या अंडे के समान इस अवस्था में आकार होता है। और ये जो बीज के समान या अंडे के समान जो आकार होता है इसे किस नाम से जानते हैं, इसे युक्ता या जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, युक्ता या जायगोट। इस अवस्था में जो बीज या अंडा होता है उसे किस नाम से जानते हैं, युक्ता के नाम से या जायगोट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इस अवस्था में कोशिका विभाजन की क्रिया चलती है। अगर हाँ चलती है तो कहाँ पर चलती है, तो सीधा सीधा आंसर है कोशिका विभाजन की क्रिया अंडे के अंदर चलती है। यानी जो बीज है या अंडा है या युक्ता या जायगोट है, यहाँ पर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती है। तो इस अवस्था में भी कोशिका विभाजन की क्रिया
विभाजन की क्रिया अंडे के अंदर चलती है। ये ध्यान रखना है कि इस अवस्था में भी कोश का विभाजन होता है। देखिए, इस अवस्था की एक और स्थिति है कि इस अवस्था में जो जीव होता है वो किस रूप में होता है। तो जीव जो है तरल जो द्रव्य है, यानी 1 सप्ताह तक जो जीव है, जीव तरल द्रव्य में तैरता है। कहाँ रहता है? जीव तरल द्रव्य में, लिक्विड जो मैटर पदार्थ है उसमें तैरता है और अपना स्वयं पोषण करता है। वह स्वयं पोषण करता है, स्वयं पोषण करता है। तो ये स्थिति है, यानी अभी तक इस अवस्था में जो जीव है वो अपने भोजन के लिए या न्यूट्रिशन के लिए या यूं कहें पोषण के लिए जो है डिपेंड नहीं होता है, पोषण के लिए डिपेंड नहीं होता है। और इस अवस्था के बाद जो जीव है, इस अवस्था के अंतिम दिनों में या अपन यूं कहें 10 दिन के बाद जीव जो है भोजन के लिए किस पर आश्रित हो जाता है? मां पर आश्रित हो जाता है। तो लिख सकते हैं 10 दिन से 15वें दिन तक जीव अपने पोषण के लिए मां पर आश्रित हो जाता है, मां पर आश्रित हो जाता है। तो इस अवस्था की लास्ट स्थिति में या यूं कहें दूसरी अवस्था जो भ्रूणावस्था होती है 2 सप्ताह के बाद की, उस स्थिति में पहुंचने तक जो जीव है वो जो है पोषण के लिए मां पर आश्रित जाता है। जीव का अपने पोषण के लिए मां पर आश्रित होना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जीव का अपने पोषण के लिए मां पर आश्रित होना आरोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? आरोपण। इसको हम इंग्लिश में इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। तो जीव का अपने पोषण या भोजन के लिए मां पर आश्रित होना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे गर्भकालीन अवस्था की जो पहली अवस्था होती है, अर्थात बीजावस्था या भ्रूणिक या डिंबावस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे। अब देखते हैं गर्भकालीन अवस्था की जो दूसरी अवस्था है। तो जो दूसरी अवस्था है उसका नाम है भ्रूणावस्था या इसे हम भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसका कार्यकाल। तो कब से कब तक होती है अवस्था? ये होती है 2 सप्ताह से 2 माह तक की। 2 सप्ताह से 2 माह तक की जो अवस्था है उसे हम भ्रूणावस्था या भ्रूणीय या पिंडावस्था के नाम से जानते हैं। खास प्रश्न है इस अवस्था का, शिशु के विकास की गति सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? तो ध्यान रखना है इसी अवस्था में होती है। दूसरा पॉइंट है शिशु के विकास की गति, शिशु के विकास की गति सर्वाधिक तीव्र रहती है।
सर्वाधिक तीव्र रहती है। एक और प्रश्न महत्वपूर्ण इस अवस्था से है कि शरीर के जो प्रमुख अंग होते हैं उनका निर्माण किस गर्भकालीन अवस्था में होता है, तो वो अवस्था है भ्रूणावस्था। तो यहां पर अपन इस चीज को नोट कर सकते हैं कि शरीर के प्रमुख अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इसी अवस्था में होता है। लंबाई की अपन बात करें, इस अवस्था में जीव की लंबाई कितनी होती है, तो अभी जीव बहुत छोटा है, लंबाई अभी कमी होती है, तो लंबाई होती है 1.25 इंच। लंबाई 1.25 इंच से लेकर के और 2 इंच के लगभग होती है। 1.25 इंच से 2 इंच का जो है होता है इस अवस्था में जो भ्रूण है। और वजन भी काफ़ी कम होता है। वजन की बात करें तो अभी 2 ग्राम की कंडीशन है कि वजन 2 ग्राम होता है। इस अवस्था में अपन साइज की बात करें तो सिर का साइज सबसे बड़ा होता है, सिर बड़ा होता है। और जो कान होते हैं ना, कान वो होते हैं सिर से दूर होते हैं। वैसे सिर से सटे हुए अपने कान रहते हैं, परंतु इस अवस्था में कान है ना वो सिर से दूर होते हैं। माथा, मस्तिष्क की बात करें तो माथा कैसा होता है, माथा चौड़ा होता है। इस अवस्था में खूब चौड़ा माथा होता है। और नाक की जगह क्या होता है, नाक की जगह क्या होता है, छेद होता है। सिर्फ एक छेद होता है, इसे पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर नाक थी। देखिए इस अवस्था के कुछ खास क्वेश्चन है, उन्हें हम देखते हैं। वो खास क्वेश्चन है कि इस अवस्था में भ्रूण की या उस पिंड की कुल कितनी परतें होती हैं। तो यहां पर परतें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो भ्रूणीय परतें इस अवस्था में बन जाती हैं। और जो भ्रूणीय परतें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली परत का नाम है एक्टोडर्म। क्या नाम है, एक्टोडर्म। दूसरी परत का नाम है मीसोडर्म। तीसरी परत का नाम है एंडोडर्म। तीसरी परत का नाम क्या है, एंडोडर्म है। तो देखिए जो एक्टोडर्म है यानी जो आंतरिक परत है, आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है देखते हैं हम। एक्टोडर्म में से हमारी जो त्वचा है, जिसे हम चमड़ी कहते हैं, वो बनती है। इसी में से बनते हैं दांत, इसी में से बनते हैं बाल, और इसी में से बनता है नाड़ी संस्थान या अपन नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये सब जो बाहरी चीजें हैं, त्वचा है, दांत, बाल, नाड़ी संस्थान, ये किस में से बनते हैं, एक्टोडर्म में से बनते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरी मीसोडर्म की। मीसो जो डर्म जो परत होती है, जो मध्यम परत होती है, उसमें से क्या बनता है, अंत त्वचा और मांसपेशियां। जो अंत त्वचा है या अपन मांसपेशियां का है, तो इसका जो निर्माण है, अंत त्वचा या मांसपेशियों का निर्माण, वो किस परत से होता है, मीसोडर्म से होता है। अब हम बात करते हैं आखिरी परत एंडोडर्म की, कि एंडोडर्म से किनका निर्माण होता है। तो एंडोडर्म एक आंतरिक परत होती है, और आंतरिक परत से क्या चीज बनेंगी, जो हमारे शरीर के अंदर की चीजें हैं। जैसे कि मस्तिष्क की अपन बात करें कि मस्तिष्क का निर्माण किस परत से होता है, तो मस्तिष्क का निर्माण भी एंडोडर्म से होता है। हृदय की बात करें, हार्ट है या फेफड़े, लंग्स की बात करें, ये भी एंडोडर्म से है। यकृत या लीवर कहें, ये भी एंडोडर्म से है। या पूरा पाचन तंत्र, जो पूरा डाइजेशन सिस्टम होता है,
वो पाचन तंत्र पूरा, और पाचन तंत्र के साथ साथ हमारे शरीर की जितनी आंतरिक ग्रंथियां हैं, जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं, उनका निर्माण भी ये एंडोडर्म से होता है। तो आंतरिक ग्रंथियां, ये सारी जो चीजें हैं वो इन परतों से बनती हैं। तो ये तीनों ही परत महत्वपूर्ण है और शरीर के निर्माण या संरचना की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये दूसरी अवस्था या भ्रूणावस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। अब हम गर्भकालीन अवस्था की जो अंतिम और तीसरी अवस्था है उसकी चर्चा करते हैं। तो अंतिम और तीसरी अवस्था है उसे हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था के नाम से जानते हैं। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, देखिए ये जो गर्भस्थ शिशु की अवस्था है इसका जो कार्यकाल है वो 2 माह की उम्र के बाद जन्म तक माना जाता है। 2 माह से जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे गर्भस्थ शिशु की अवस्था के नाम से जानते हैं। 2 माह के बाद, या यूं कह सकते हैं तीसरे महीने से जन्म तक, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए मां के पेट में जब गर्भ आ जाता है उसके बाद जांच पड़ताल की जो बात है, हर महीने समय समय पर निकट चिकित्सालय में या आंगनवाड़ी केंद्र पर जो मां की जांच होती है कि उसका जो शिशु है, उसके गर्भ में जो शिशु है, जो बच्चा है, उसकी वृद्धि जो है लगातार हो रही है कि नहीं, नियमानुसार हो रही है कि नहीं, इस सब की जांच के लिए जो है, इस सब का पता करने के लिए उसकी जांच की जाती है और तदनुसार उसको फिर न्यूट्रिशन या पोषण की सलाह दी जाती है। तो खास प्रश्न इस अवस्था का है कि इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु के भार में और आकार में निरंतर वृद्धि होती है। तो अपन लिख सकते हैं प्रत्येक माह, हर महीने, प्रत्येक माह गर्भस्थ शिशु के भार व आकार में वृद्धि होती है। ये ध्यान रखना है, भार में आकार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा जो हार्ट है या हमारे जो फेफड़े हैं या नर्वस सिस्टम है ये कार्य करना प्रारंभ कर देता है। कब कर देता है? इसी अवस्था में। हम लिख सकते हैं हृदय, फेफड़े व नाड़ी संस्थान कार्य करना प्रारंभ हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, कार्य करना प्रारंभ हो जाते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि क्या इस अवस्था में शिशु को पीड़ा और गंध का अनुभव होता है? तो इसका जवाब है पीड़ा व गंध का शिशु को अनुभव नहीं होता है। पीड़ा और गंध का अनुभव शिशु को नहीं होता है। इंद्रियों के विकास की बात करें कि गर्भावस्था के किस महीने में इंद्रियों का विकास हो जाता है, तो वो इसी अवस्था में है। हम लिख सकते हैं गर्भावस्था के तीसरे माह में इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो तीसरे महीने में जो है इंद्रियों का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। कुछ और प्रश्न हैं अभी इस अवस्था से, उनको हम और देखते हैं, जिसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो इस अवस्था से बनने वाले अन्य प्रश्न और भी हैं, जैसे कि गर्भावस्था में या गर्भावस्था का जो पूरी अवधि होती है वो शाम तक कितनी होती है? 270 से 280 दिन होती है। तो इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अवधि 270 से 280 दिन होती है। साथ ही न्यूनतम अवधि की बात करें तो 180 और अधिकतम अवधि की बात करें तो 330 दिन
होती है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन है कि गर्भस्थ शिशु या यूं कहें गर्भ से बाहर आने पर शिशु के बीमार पड़ने का कारण क्या है। यानी जैसे ही शिशु गर्भ से बाहर आता है तो बीमार होने का कारण क्या है। गर्भ शिशु के बीमार होने, गर्भ शिशु जन्म लेने के बाद बीमार क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका मुख्य जो कारण है वो है बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण, क्योंकि एक नए जीव के लिए बाहर का जो वातावरण होता है वो तुरंत ही उसके अनुकूल नहीं हो पाता है। बाहर की जो हवा है, बाहर की जो धूप है ना, बाहर का जो कुछ भी है इसकी उसको क्या है, आदत नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, वो गर्भ शिशु बीमार पड़ सकता है। और यहाँ तक स्थिति बनती है कि जन्म लेने के बाद 7 दिन तक क्या होता है, वजन घटता है। वजन घटता है, यानी शिशु जन्म लेने के बाद जो है 7 दिनों तक वो ग्रोथ के बजाय उसमें ह्रास आता है, उसका कुछ न्यूनतम वजन कम हो जाता है। क्या कारण है भाई इसका? कारण यह है कि जन्म के तुरंत बाद वो शिशु या जन्म के तत्पश्चात वो शिशु अनुकूलन नहीं कर पाता है, और जैसे ही 7 दिन के बाद वह बाहरी वातावरण से अनुकूलन कर लेता है तो उसका वजन बढ़ना या उसकी वृद्धि और विकास प्रारंभ हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा जो गर्भस्थ शिशु है या यूं कहें गर्भकालीन पूरी अवस्था को पढ़ा है, जिसमें हमने बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होती है, तीनों ही जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम जो अपलोड करेंगे शीघ्र ही, उस वीडियो में हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से शैशवावस्था में एक बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। तो आमतौर पर सामान्यतः शैशवावस्था का जो कार्यकाल है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था के रूप में पढ़ा जाता है। हालांकि विभिन्न विद्वानों ने वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया है, परंतु अध्ययन की दृष्टि से हम इसे जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है उस रूप में शैशवावस्था को पढ़ते हैं और उसी अवस्था की सारी विशेषताएं और बनने वाले सारे मुख्य जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। साथियों, हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो आप वीडियो के सब्सक्राइब बढ़वाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाने के लिए लोगों से कहिए और खुद भी दबाइए, ताकि जितने वीडियो अपलोड किए जाएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। नमस्कार।